नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, हम हमेशा महाराष्ट्र की बड़ी खबरों को लेकर के आपके सामने आते रहते हैं और आज जो हम बात करेंगे वो खबर भी है एक तरीके से और एक अपडेट भी है। 3 चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। पहला, कि क्या बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है वो टेंशन बनते चले जा रहे हैं। दूसरा, अगर लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में नहीं गया, जबकि चुनाव वो मोदी के चेहरे पर लड़े थे, तो महाराष्ट्र में अगर मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा तो क्या बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में कोई दूसरे रास्ते अख्तियार कर रही है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही है। और तीसरा, जो एमवीए गठबंधन है जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, क्या उनके बीच सीटों को लेकर के बंटवारा हो गया है? जी हाँ, इन सब चीजों पर हम बात करें एक एक करके। तो पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे जो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वो बीजेपी के लिए टेंशन जो है वो बनते चले जा रहे हैं। देखिए, जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है तब से लेकर के लगातार जो तीनों पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन की, महायुति की, उनकी तमाम बैठकें हुई और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बीजेपी की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के कई सारे ऐसे नेता थे जो खबर आई कि एमवीए गठबंधन में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और जो शरद पवार की जो एनसीपी है उनके संपर्क में चले गए। अब जितने भी विधायक थे जिनकी मीटिंग बुलाई गई थी अजीत पवार की तरफ से, 5 विधायक नहीं पहुंचे थे और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जो है वो एकनाथ शिंदे जो है सीएम बन के संभाल रहे हैं और जो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं इन दिनों उसको जल्द से जल्द उस पर निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो एमबीए गठबंधन है वो लगातार महाराष्ट्र सरकार और एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जिस तरीके से किसानों को लेकर के शरद पवार ने घेराबंदी शुरू की एकनाथ शिंदे की और महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसको लेकर के देखा गया कि तुरंत जो है महायुति की तरफ से एक्शन लिया जाने लगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि विधानसभा चुनाव में इस तरह की घेराबंदी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और इसीलिए जो देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कहा है कि किसानों को जो लोन जो है दिया जा रहा है उस पर उनका क्रेडिट सिविल कितना है इसका जो है वो मूल्यांकन ना करें। अगर ऐसा होता है तो एफआईआर तक भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो कड़ा रुख अख्तियार दिखाई दे रहा है कि कर रहे हैं वो। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी ये बात को सपोर्ट करते हुए कहा है, जो सीएम है महाराष्ट्र के, कि किसानों को जो लोन दिया जाता है उसमें सिविल उनका ना देखा जाए बैंकों की तरफ से, और कड़े निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली बैंकों को क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली क्या कन्वे किया गया है या कुछ ऐसे टेक्निकल जो वर्बली तो खैर बात अलग है कहना, जो स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन क्या हकीकत में जो कानून है, जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसके थ्रू महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या तमाम बैंकों को निर्देश, गाइडलाइंस या कुछ नियम कानून भेजे गए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। अगर भेजे गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं भेजे गए होंगे, अभी तक से बयानबाजी है, तो फिर इस पर सोचना चाहिए वैसे। लेकिन मैं बात कर रहा था कि कैसे किसानों के मुद्दे को शरद पवार और बाकी के अपोजिशन ने उठाया और संजय राउत ने भी कल बयान दिया है। उसको देखते हुए तुरंत महायुति जो एक्शन में आती है और किसानों को लेकर के तमाम बयान अब सामने आने लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें मराठा आरक्षण को लेकर के, तो आपने देखा कि किस तरीके से शरद पवार और बाकी पार्टियां जो है उन्होंने घेराबंदी की थी महाराष्ट्र सरकार की इस पे भी, और तुरंत ये खबर आती है कि कोई कमिटी बनने वाली है जो कि इसको लेकर के मूल्यांकन करेगी मराठा आरक्षण को लेकर के और उस पर निगाह रखेगी और कैसे सोल्यूशन निकालना उस पर काम करेगी। तो जैसे ही मुद्दे सामने आ रहे हैं और उसको बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है, उससे पहले कोशिश ये हो रही है कि उसका जो है वो सोल्यूशन निकाला जाए। हालांकि अभी तक कोई सोल्यूशन निकलते दिखाई दे नहीं रहा है। और वहीं अगर बात करें जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो हैं वो लगातार विधानसभा सीटों की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसको देखते हुए भी बीजेपी को जो है वो टेंशन जो है वो पहुंच रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि एमवीए गठबंधन की तरफ से ये खबर आ रही है, जो महाविकास आघाड़ी है, कि उनको उनकी सीट शेयरिंग को लेकर के जो है मोटा मोटा फैसला हो चुका है। हालांकि ऑफिशियल कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी तरफ से जो तीनों बड़े नेता हैं उनकी तरफ से आपसी सामंजस्य बैठा करके
सीटों का बंटवारा किया जा चुका है। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले एनडीए की बात करके मैं बता दूं कि किस तरीके से छगन भुजबल की तरफ से, अजित पवार की जो एनसीपी है उनकी तरफ से 90 सीटें मांगी जा रही हैं, और जो एकनाथ शिंदे उनकी तरफ से 100 सीटें का डिमांड आ चुका है। और ऐसे में बीजेपी भी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रही महाराष्ट्र में, और इसीलिए वो आंतरिक सर्वे की बात जो हमने आपको बताई थी कि आंतरिक सर्वे वो बीजेपी की तरफ से चालू है कि अगर वो बिना गठबंधन के भी लड़े तो उसे कितना फायदा या नुकसान होगा, और गठबंधन के साथ लड़े तो कितना फायदा नुकसान होगा। इन चीजों को लेकर के जो है आंतरिक सर्वे भी शुरू है। वही अगर हम बात करें जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की तरफ से खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के जो है मोटा मोटा फैसला उनके बीच हो चुका है, और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि तीनों ही दल, जो जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जो शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस है, ये तीनों ही दल 96 सीटों पर, यानी कि 96 सीटों पर जो है वो चुनाव, विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले हैं। अगर ऐसे में कोई और पार्टी जो इनके साथ जुड़ती है और किसी दल के साथ उस पार्टी की अच्छी है, तो वो अपने लेवल पर सीट शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा दल, चाहे वो उद्धव ठाकरे का पार्टी हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो किनकी तरफ से कौन से दल, जो छोटे दल है उनको मिला करके साथ में उनको सीट शेयरिंग की जाएगी, वो ये दल ही डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल ये खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए 96 का फॉर्मूला जो है वो तय किया जा रहा है, और सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये खबर बताई थी कि कैसे शरद पवार ने कहा था कि, हालांकि अभी बताने का कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि शरद पवार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में वो भले ही कम सीटों पर लड़े हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर वो समझौता नहीं करेंगे। और इसको बड़ी ही हल्के और आसान शब्दों में संजय राउत ने जवाब भी दिया था कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े नेता हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लड़ रहे हैं, तो हम बैठेंगे आपस में तो इसका जो है वो सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब जो 96 का फॉर्मूला सामने आया है, अब इसको देख करके अब महायुति भी क्या, उनके बीच ऐसा ही कुछ फॉर्मूला सामने आएगा क्या? एकनाथ शिंदे 96 और अजित पवार 96 और महायुति भी 90, माफ कीजिए, बीजेपी भी 96 पे लड़ेगी। हालांकि बीजेपी की ये कोशिश रहती है कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े, क्योंकि हमने पहले के भी चुनाव देखे हैं, बीजेपी हमेशा ज्यादा सीटें अपने पास रखती है। तो इस बार क्या वो वापस वैसा ही कुछ फॉर्मूला अपनाने वाली है, या जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की तरफ सूत्रों से जो खबर आ रही है कि अपनाया जा रहा है, वैसा कुछ महायुति की तरफ से भी किया जाएगा? हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल बीजेपी में बड़े बैठकों की दौर चल रहे हैं, और जो बैठकें हैं वो चाहे चंद्रशेखर बावनकुले हों, देवेंद्र फडणवीस हो, और दिल्ली के कुछ बड़े नेता हों, उनकी तमाम बैठकें लगातार चल रही हैं, और शायद इसी बात को लेकर के मंथन भी चल रहा है कि विधानसभा चुनाव में रणनीति तो क्या होगी, ये तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ कैसे जो है वो बैठाना है खाचा, कि सीट शेयरिंग से जो है वो नाराज भी ना हो और उनको साथ में लेके चल भी सके, और साथ ही साथ जो है वो बीजेपी अपने पास कुछ ज्यादा सीटें भी रख सके। कुछ इस तरीके के समीकरण क्या बनते दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से लेकर के मीटिंग भी चल रही है। अब देखना होगा कि एनडीए की तरफ से, यानी महायुति की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के क्या खबर आती है। भले ही ऑफिशियल ना आए, लेकिन अगर इनसे बात होती है तो सोर्सेस के थ्रू क्या खबरें निकल के आती है, उससे एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि महायुति, एनडीए जो गठबंधन है, उनकी तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं गया है, और सभी दल जो है अपने अपने लेवल पर ज्यादा सीटें डिमांड कर रहे हैं। और वहीं अगर हम एमवीए गठबंधन की बात करें, महाविकास आघाड़ी की, तो वहां तीनों ही दल आपसी सामंजस्य बिठाते हुए सूत्रों के हवाले से जो बात आ रही है वो 96 का फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है। 96 पे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो देखना होगा कि कैसे कुछ आगे बढ़ते हैं, और जो एमबीए गठबंधन उनकी तरफ से तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। अब महायुति आगे क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। तो ये अभी तक की जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी थी। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।